महाराष्ट्र पर अगर नजर डालें तो कोरोना का कहर यहां सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2300 से ज्यादा मामले रोशनी में आ चुके हैं। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो एक दिन में 1600 केसेस सामने आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 33,000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 63 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक तकरीबन 1200 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ इक्तिसादी राजधानी मुंबई में 734 अफराद हलाक हुए हैं। महाराष्ट्र में 7,600 अफराद कोरोना को मात भी दे चुके हैं। महाराष्ट्र में 1273 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अब तक 11 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। उनमें से 8 का ताल्लुक मुंबई से है। कोरोना से लड़ाई जीतकर 291 पुलिस एहलकार अपने घरों को भी लौट चुके हैं। इस बीच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 5 कंपनियां मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं। कल से मुंबई के हॉटस्पॉट इलाकों में CAPF के जवान तैनात होंगे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मरकज से CAPF की 20 कंपनियां मांगी थी, जिसे मरकज ने फौरी मंजूर कर लिया। नागपुर के मोमनापुर और सतरंजीपुरा कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर आए हैं। यहां खवातीन की एक बड़ी तादाद ने अपना स्वैब देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि 180 में से 6 खवातीन कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। इन खवातीन का कहना है कि वो रोजे की हालत में अपना स्वैब नहीं देंगी। और चलिए नाज़रीन, इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अबू आसिम आजमी साहब और उन्हीं से हम तमाम तर हालात जो हैं वो जानेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। इससे पहले भी कोरोना के मामले पर महाराष्ट्र को लेकर हमने आपसे बातचीत की थी। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ किया गया है, बहुत कुछ किया जा रहा है, और क्या कुछ किया जाना? नहीं, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो है कि मुंबई में आबादी बहुत ही घनी है और एक एक कमरे में छोटे छोटे कमरे, जहाँ रोशनी भी नहीं है, जहाँ कोई सांस लेने की जगह नजर नहीं आती, ऐसे कमरों में 10-10 लोग रहते हैं। और ये जो है, इनको अगर आप कहेंगे कि लॉकडाउन का पूरा एहतमाम करें और घर में रहें, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं। आप कितना भी कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आम दिनों में उनके घर पे जाइए तो पूरे बदन के कपड़े उतारकर सिर्फ एक कहीं कोई लुंगी या कोई नेकर या कोई हाफ कपड़ा पहन के घर में रहते हैं। पूरे इतनी गर्मी रहती है हालत, तो लगातार कैसे। दूसरी तरफ जितना खाना चाहिए उतना उनको नहीं मिल रहा है। सरकारें दे तो रही है, कुछ न कुछ मदद कर रही है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और कितना मदद करेंगे। इस तरह से ये हालत है मुंबई की, लेकिन कोशिशें बहुत हो रही हैं। और देखिए, मैं मुंबई की क्या बात करूं, मैं अगर यूके बात करता हूँ, अमेरिका में बात करता हूँ, मैं दुबई वगैरह जहाँ जो बहुत ही डेवलप है, बहुत उनके पास खजाना है, उनके पास पैसे उनके पास हैं, सरकारें जो गरीब नहीं अमीर हैं, लेकिन उसके बाद भी आज अगर फोन करता हूँ तो कहते हैं वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन किसी अस्पताल में जगह ही नहीं मिल रही है, कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये हालत है। तो हम तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, हमारे यहाँ तो इतनी तरक्की भी नहीं है, इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, तो बेचारे पेशेंट पड़े हुए हैं। और ये हालत हो रही है कि आम अस्पताल जो है मरीजों को ले नहीं रहा है। अभी एक अच्छे बिजनेसमैन के वालिद बीमार थे, उनके बेटे ने गाड़ी में बिठा करके मुंबई के बड़े आम अस्पतालों में गए, किसी ने नहीं लिया। बाद में बेटे की गोद में बाप ने दम तोड़ दिया। हालात तो ये है, कोशिश जारी है। बहुत ही बड़ी महामारी है। लेकिन देखिए, अभी हमारे इलाके में, मैं जहाँ का MLA हूँ मुंबई शहर में, वहां पर अभी कमिश्नर ने तय किया है कि हम एक वॉलंटियर्स लेंगे और एक तरफ से एक घर में जाकर के उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। जो भी थोड़ा डाउट है उसको सीधा हम लोग, अब इन्होंने क्या मैदान के अंदर इन्होंने अच्छा वो बनाया है, क्वारंटाइन करने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। और जो बिल्कुल सीरियस होगा उसको हम भेजेंगे अस्पताल में, वरना इस तरह से एक मैदान, 3-4 मैदान है जिसमें 5-7 हजार लोगों को रखा जा सकता है। और अभी आगे ये काम हो रहा है जोर में। मुझे लगता है कि इससे कुछ न कुछ फायदा होगा। अब ये कहा, जहाँ पे कम्युनिटी नल है, जहाँ से पानी भरते हैं लोग पूरे एरिया के स्लम के अंदर, तो वहाँ 2-3 और नल लगा दे ताकि वहाँ भीड़ ना होने पाए। तो इस तरह जैसे जितने डॉक्टर्स हैं, अब क्या डॉक्टर्स जो रमजान में जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं वो एक वक्त खोलते ही नहीं है अपने दवाखाना, तो कमिश्नर ने ऑर्डर किया है कि सारे डॉक्टरों को कंपल्सरी कर दो कि अपना दवाखाना खोलें। उनको PPE किट जितनी चाहिए हम लोग देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा दवाखाना ना हो जो ना खुलने पाए। इन चीजों में हो रहा है। देखिए, हर आदमी को थोड़ा इसमें मदद करना चाहिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर्स काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। देखिए, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी सुबह शाम उनमें लगे,
हर आदमी, आप भी काम कर रही हैं, तो हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एहतियात के साथ में इस मैदान में कूदना बहुत जरूरी है। अभी कोई दवाई नहीं निकली इसकी, सिवाय इसके कि प्रिकॉशन लिया जाए लॉकडाउन का, तो ये कोशिश पूरी हो रही। लेकिन एक तरफ देखिए, बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरफ लॉकडाउन का एहतमाम करना जरूरी है, दूसरी तरफ पेट चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। बिल्कुल, लाखों लोग सड़क पे सब्जी बेच करके, फ्रूट बेच करके, छोटे छोटे सामान बेच करके, कपड़े बेच करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, जिनकी तादाद 10-20 हजार नहीं है, 10-20 लाख है। इनके सबके 2 महीने से काम बंद पड़े। क्या करेंगे बेचारे वो? ऐसे कहेंगे सरकार क्या उनको पैसा देगी? अब मोदी जी 20 लाख करोड़ कितना कितना चिल्ला रहे। अरे भाई, कम से कम इतना श्योर कर लो कि जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं उनको इज्जत के साथ भेज दो। इससे बड़ी शर्म की और बात नहीं हो सकती। बेशर्म सरकारें हैं। मुझे कहने दीजिए कि आज बेचारे पैदल जा रही हैं। हम एक लेडी निकली यहाँ से झांसी के 150 किलोमीटर पहले, वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा पैदा हो गया उसका, और वो बच्चे को ले करके फिर 150 किलोमीटर पैदल चली है। ये हमारी हालत है। सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन अब आसिम आज़मी साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमने खुद देखा था, तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं कि आपने भी इसी तरह से बहुत सारे जो मजदूर वहां से निकलना चाहते थे उनकी बहुत मदद की थी और उनको पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया था। लेकिन इसके लिए अभी और इंतजाम किया जाना बाकी है ताकि सड़कों पर जो हमारा मजदूर तबका है वो इस तरह से बेयारो मददगार ना रहे। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं कि आप ऐसा है कि अगर आप एक कहते हैं ना कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जी सरकारें जो है पैदल नहीं जाने देंगे। अरे पैदल नहीं जाने तो तुम उनको गाड़ी दे दो, तुम गाड़ी दे ही नहीं रहे उनको, और पैदल जा रहे हैं, पैदल वाले रोक रहे हो। और उसके बाद जो ट्रक पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सही बात है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जरा इनको वार्निंग के साथ जिस तरह से बेचारे जाना चाहते हैं ना, इस तरह से सरकारें उनको कम से कम जाने का परमिशन दे। बहुत हालत खराब है। और मैं खास तौर से मुंबई में कारपोरेट जितने हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये मजदूर ही तुम्हारी कंपनी चलाते थे। अगर आज तुम इस देश के अंदर 9 लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं कि जिनके पास देश की आधी संपत्ति है, आपने घरों में बैठे हुए आप लोग, आपका मजदूर, आप सड़क उतरिए, अपने मजदूरों को भेजने के लिए बंदोबस्त कीजिए, चाहे कुछ भी करना हो। और नहीं तो मैं मजदूरों से कहूंगा कि इन कंपनियों में काम करने मत आना, जब मालूम पड़ेगा मुंबई के लोगों को क्या हालत है। ये राज ठाकरे जी यहाँ एक है, बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे कि नव निर्माण सेना के हमारे उत्तर भारतीयों को मारा इन्होंने, उनकी हत्याएं किया। रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर जाकर हिंदी में कैसे एग्जाम ले रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। अब मालूम पड़ेगा इनको क्या होती है मजदूरों की हैसियत, क्या होती है मजदूरों की इज्जत। अगर ये मजदूर नहीं आएंगे ना तो मुंबई जो इकोनॉमिक कैपिटल कहलाई जाती है ना, खत्म हो जाएगी। मजदूरों के साथ आप लोग कम से कम अभी सब छोड़िए, आप सबसे पहले मजदूरों को जाने के लिए बंदोबस्त की। देखिए, इससे 2 फायदा होगा। एक तो जो लॉकडाउन का यहाँ पे हो रहा है कि मजदूर बेचारा नहीं लॉकडाउन का वो एहतमाम कर पा रहा है, अगर उनको उनके घर भेज देंगे तो मुझे लगता है कि यूपी वगैरह बिहार वगैरह जाने के बाद सबके पास अच्छे अच्छे घर हैं। यहाँ तो ऐसा घर है भाई बहन, आप अगर आप देखेंगे ना तो उसमें मुर्गी और कुत्ता भी नहीं पाल सकते आप हमारे यूपी के अंदर, हमारे बिहार। लेकिन हम लोग अपना गांव छोड़कर इसलिए आए हैं कि गांव में काम ही नहीं है ना, बिजनेस ही नहीं है। बेचारा खेती से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, तो मजबूर होकर के बेचारा अपना घर, अपना खेत खलियान, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अकेला आदमी मुंबई आता है, हर परिवार का, और फुटपाथ पे रहकर बेचारा पैसे कमाकर भेजता है गाँव में। और उनको इतना मारा गया, यहाँ पर इतना उनको अपमानित किया गया है, और चाहे कोई भी सरकार, किसी सरकार ने मदद नहीं किया उनको, किसी सरकार ने। राज ठाकरे जैसे लोग जेल नहीं गए, उन्होंने हत्याएं कर दिया। तो मजदूरों की हालत बहुत खराब है। अब मजदूर जा रहा है, अब सरकारों को मालूम पड़ेगा क्या हालत होगी। जी, अब आसिम आज़मी साहब, इस सब के बीच में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उसको पूरी तरह से नाफिज करने के लिए लोगों का घरों में रहना जरूरी है। पूरी रमजान हमने देखा कि बार बार उलमाए कराम और आप जैसे जो लीडर हैं उनकी तरफ से ये अपीलें की जाती रहीं कि घरों में ही हम अपनी नमाज का एहतमाम करें। अब चूंकि जुमेतुल विदा आने वाला है, उसके बाद ईद भी रहेगी, इसको देखते हुए आप हमारे इस चैनल के जरिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपील? देखिए, हमारे दिल में एक बहुत बड़ी कसक है। हम समझते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है। अगर अल्लाह नाराज नहीं होता तो अपने घर में आने के लिए मना नहीं करता। और दुनिया चलाता है अल्लाह, जिसने बनाया। ये बड़े बड़े ट्रम्प हैं, ये मोदी जी, बड़े क्या हैसियत इनकी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि एक छोटा सा कीड़ा जो नजर भी नहीं आता है, मैं उस कीड़े दुनिया को रोक दूंगा। जो लोग कहते थे कि हमारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम चांद पे जाकर जिंदगी गुजारेंगे, वहां दुनिया बसाएंगे, खत्म हो गई सबकी हैसियत। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज
नमाज जो है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नमाज मस्जिदों में बंद है। उलमाए कराम बार बार ये कह रहे हैं, मैं इस पे क्या मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं उलमाए कराम को फॉलो कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में मत जाइए जब तक कि ये कोरोना का कुछ कहर खत्म नहीं हो जाता है। और ये मजबूरी है, हम आप ये रोते हुए क्या करेंगे, हमको घर में नमाज पढ़नी पड़ेगी, हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं गुजारिश भी करूंगा कि जब तक सरकारों से कोई सामान नहीं आ जाता है, जब तक हम लोग बिल्कुल इस पे जिद न करें कि हम ईद की नमाज या जमातुल वदा की नमाज मस्जिद में जाकर जमात से पढ़ेंगे। हमारी गुजारिश जरूर होगी कि कोई न कोई सरकारें इसके बारे में सोचें, अगर कोई न कोई एहतियात की प्रिकॉशन लेते हुए अगर ये नमाजें हमारी मस्जिद में हो सके या मैदान में क्यों हो सके तो इसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी सिलसिले में आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ईद के लिए जो तैयारियां की जाती हैं या ईद इस बार बेहद सादगी से मनाई जाए, ये बात भी चार जानिब से उठ रही है। इस सिलसिले में आपकी तरफ से हमारे इस चैनल के जरिए क्या कुछ अपील? नहीं, मैं गुजारिश करूंगा लोगों से बिल्कुल कोई नए कपड़े। इस्लाम सादगी का नाम है। इस्लाम ने हमेशा जो है लोगों की मदद किया है। इस्लाम ने हमेशा मदद करने को कहा गया है। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारे पास 3 रोटी है तो 2 रोटी खाना, 1 रोटी अपने पड़ोसी को खिलाना और मत पता लगाना कि जात धर्म इसका क्या है, यही इस्लाम कहता है। और इस ईद में मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी नए कपड़े ना बनाए, कोई भी ईद में कोई भी इस तरह की चीज ना करे। जो भी पैसे आपके पास हैं, अगर आप उससे मदद कर सकते हो किसी गरीब की तो मदद कर दो, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और इसलिए मैं पूरे लोगों से गुजारिश करूंगा कि ईद की शॉपिंग के लिए कोई भी घर से निकले नहीं। ये दुकानें खोल करके लोग बुलाएंगे आपको, लेकिन आप लोग अपने पैसे को संभाल के रखिए, न जाने आगे आने वाला दिन कैसा होता है, कुछ भरोसा नहीं। बिल्कुल। और अबू आसिम आज़मी साहब, एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, हालांकि इस मामले पर सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मामला है जिसमें हमें सबको सियासत से ऊपर उठकर कोरोना के कहर से लड़ना है, लेकिन सियासत तो हो रही है और लगातार हो रही है। महाराष्ट्र की सूरत हाल जानना चाहेंगे। नहीं, सियासत हो रही। देखिए, मैं 4 दिनों पहले मैं गया था ट्रेन में लोगों को बिठाने के लिए। जी। वहाँ कुछ लोगों नारे लगाए, अबू आसिम जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, और जो है हमारे जो वर्कर थे जो काम करे उनको जिंदाबाद। तो पता है ये क्या किया, ये फिरका परस्तों ने, बदतमीज कमीने इतने हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि अबू आसिम, वहाँ इन्होंने चला दिया सोशल मीडिया पे चारों तरफ कि अबू आसिम गए थे और वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। इन कमीनों को सोते उठते बैठते पाकिस्तानी नजर आता है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मीडिया और ये बीजेपी, अगर मैं तो जिम्मेदार ठहराऊंगा प्रधानमंत्री जी को कि आज आप देख नहीं रहे तबलीगी जमात, जो ऐसी जमात है जो कभी भी किसी पॉलिटिक्स में, दुनियावी किसी काम में कहीं दखल नहीं करती, वो अपने ही लोगों को, अपनी मिल्लत के लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, अल्लाह ताला के नजदीक जाने के लिए जन्नत और जहन्नम क्या चीज होती है, मरने के बाद क्या होगा, जिंदगी में क्या करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करते लोग। इनको कितना बदनाम किया, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी मीडिया के ऊपर कार्रवाई करने की बात नहीं किया। हाँ, हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी ने केस फाइल किया उसके ऊपर, यहाँ पे गिरफ्तार किया लोगों को। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म होती तो आप उन मीडिया वालों का अबू आसिम आज़मी साहब, यहाँ पर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। हमारे जो बुनकर हैं, खासतौर से अगर हम मालेगांव के हालात पर नजर डालें, पहले ही वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे और अब कोरोना की वजह से वहां पर हालात मजीद अबतर हो गए हैं और इसी तरह के हालात हम औरंगाबाद में भी देख रहे हैं। तो यहाँ के लिए क्या कुछ खास? देखिए, बुनकरों की हालत बहुत खराब है और बुनकर जहाँ पे ये कपड़े बिने जाते हैं, जैसे भिवंडी है, मालेगांव है, जलकरंजी है, नागपुर है, इन एक बड़े हॉल के अंदर 2000-3000 फुट के हॉल होते हैं। उस हॉल में लूम लगा रहता है और 4 से 5 आदमी उस लूम को चलाते हैं। हमने अभी हमारे यहाँ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आदरणीय अजीत पवार साहब से हमने 3 दिन पहले, मैं और हमारा जो MLA है हमारी पार्टी का भिवंडी का, हम लोग जाके मिल के आए थे कि आप जल्द से और लूम शुरू करने का परमिशन दीजिए। वहां पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रहती है और लूम बहुत के लोग भुखमरी पे आ चुके हैं आज। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, हम जल्दी इस पे डिसीजन लेते हैं। मैंने कल ही फिर उनके सेक्रेटरी को कहा जल्द से बताइए, पावर लूम शुरू करना बहुत जरूरी है, बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी। अब इलेक्ट्रिक वाले जो हैं बिजली बिल तो बिल भेज रहे हैं, अरे 2-3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, आप बिल भेज रहे हैं। इन चीजों पे हमने डिस्कशन किया है। मुझे आज लगता है कुछ बनाना चाहिए, पावर लूम इंडस्ट्री शुरू होना चाहिए और हर काम प्रिकॉशन लेते हुए
कारोबार थोड़ा शुरू करना बहुत जरूरी है। एक तरफ लॉकडाउन का एहतमाम भी जरूरी है, दूसरी तरफ लोगों को रोजी रोटी के लिए भी इंतजाम करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और अबू आसिम आजमी साहब, यहाँ पर हम अपने उन पुलिस जवानों का भी जिक्र करना चाहेंगे जो कि ड्यूटी कर रहे हैं, हम सब की हिफाजत कर रहे हैं और कोरोना के लगातार शिकार हो रहे हैं। खुसूसन महाराष्ट्र में ये केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। देखिए, मैंने, मेरी होटल है यहाँ 100 कमरे की, मैंने पूरी होटल पुलिस के लिए दिया हुआ है। उन्होंने कहा दे दीजिए, मैंने दे दिया। मैंने कहा जो भी कहिए मैं इसके लिए पे करने को तैयार। हम पुलिस को सलूट करते हैं, पुलिस ड्यूटी है, लेकिन हम सब भी ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर भी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, सब अपनी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन मैं पुलिस की ड्यूटी करने के बाद भी एक बात कहना चाहता हूँ, पुलिस के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये डंडा जो है ना, ये डंडा अंग्रेजों का था। 1807 में जब गदर हुई थी, 1857 में जब गदर हुई थी देश के अंदर, तो पूरा नौजवान सड़क पे आया था, तो पुलिस लॉ बना और एक डंडा पकड़ाया पुलिस के अंदर। और पुलिस अंग्रेजों की थी और जनता भारतवर्ष की थी। जितना पुलिस चाहे मारे, उसका जवाब नहीं दे सकते थे। 1947 में खत्म हो गया अंग्रेजों का राज। डंडा आज तक उनके हाथ में है। आप जो डंडा मारते हैं ना, ऐसा मारते हैं जिससे दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं। आप एक आदमी के पैर पे चढ़ करके, पीठ पे चढ़ करके डंडा मारते हैं आप, ये बंद कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं। मैं आपकी तारीफ, आपको सलूट करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपसे ये गुजारिश करता हूँ और वार्निंग भी करता हूँ कि किसी गरीब को इस तरह से मत मारिए। मारना है किसी कारपोरेट को मार के दिखाइए, मारना है किसी अमीर को मार के दिखाइए, नहीं मारेंगे उनको तो सलूट करेंगे आप। और गरीबों को मार रहे हैं आप बुरी तरह से, बेचारे जा रहे हैं, गाँव घर जाना चाहते हैं, भीड़ लगाए, अरे आप थोड़ा डराइए उनको, एक डंडा मार दीजिए, ठीक है मैं उसको, लेकिन आप ऐसा मार रहे हैं। अभी मुमरा के अंदर एक आदमी बेचारा अफ्तार का सामान लेने जा रहा था, बूढ़ा ज़ईफ आदमी, उसको मारा आपने, उसका हाथ टूट गया पूरा। ये गलत बात है बिल्कुल। और जब मैं इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन करूंगा देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा कि ये डंडा इनके हाथ में रहे, तो ये डंडा मारने के लिए नहीं है, किसी को मार देंगे। अबू आसिम आजमी साहब, इस सब के बीच में एक और बात निकलकर सामने आ रही है, क्या टेस्टिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हमें क्या कुछ और ख़ास तवज्जो देनी होगी? देखिए, मैं डॉक्टर्स को सिर्फ फूल देना और तालियां बजाना नहीं, डॉक्टर्स को, उनको जो है, उनकी जो सैलरीज है वो डबल टिबल कुछ किया जाए, उनको अच्छे उससे पैसे मिलना चाहिए उनको। दूसरी चीज, डॉक्टर्स को सारी रियायत होना चाहिए, डॉक्टर्स की हिम्मत अफजाई होना चाहिए। डॉक्टर अगर नहीं काम करेंगे तो कौन काम करेगा? दूसरा, जो डॉक्टर्स बंद हैं उनकी सारी डॉक्टर्स डिस्पेंसरी प्रिकॉशन लेते हुए 100% डिस्पेंसरीज खुलना चाहिए। अगर 8 घंटे खोलते थे तो अभी आप कम से कम आप जो है 12 घंटे खोलिए। बहुत जरूरी चीजें ये होना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर्स के लिए। जी, और हम जी टेस्टिंग की बात करते थे आप। जी, अभी देखिए, हमारे यहाँ हमारे जो मुंबई के कमिश्नर साहब हैं, चहल साहब, उन्होंने अभी नया चार्ज लिया है और उन लोगों ने ये तय किया है कि अब एक वॉलंटियर, एक एरिया के वॉलंटियर्स को लेकर के एक घर में जाकर चेक करेंगे। और चेक करने के बाद जितने लोग लगता है कि इनके पास कहीं भी ऐसा डाउट लगता है, उनको सीधा का सीधा उनके साथ उनको जो है क्वारंटाइन करेंगे, या कोई सीरियस नजर आएगा तो उसको अस्पताल भेजेंगे। एक बड़ी मुहिम मुंबई में शुरू हो रही है। जी, और इस सब के बीच पे जो रियासती हुकूमत है, उससे और क्या कुछ आप चाहते हैं? क्या कुछ और? मैं रियासती हुकूमत से चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो पैसे आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं, कारपोरेट हैं, बिजनेस से बड़े, इसको छोड़िए। सबसे पहले आप गरीबों को खाना 3 वक्त का मिले किसी तरह से, ये श्योर कर दीजिए। और जो गरीब जाना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द किसी तरह से भी, अगर वो साइकिल से जा रहे हैं ना, तो अगर आप ट्रेन दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं देते तो साइकिल जाने दीजिए आप उनको। और जो ट्रक से जा रहे हैं ना, आप उनको उतारिए, मत जाने दीजिए, उनको बस दीजिए। नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर उनको ड्राइवर को समझा करके कि भाई 50 की स्पीड से जाओ, 60 की जाओ, साइड से जाओ, कुछ कीजिए ना। बेचारे लोग नहीं तो ऐसे ही मर जा रहे हैं, भूख से मर जाएंगे। तो जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सकता है, हर आदमी को अपने घर जाने के लिए सरकारों को बंदोबस्त कर देना चाहिए। तीसरी बात, अभी बहुत दिन हो गए हैं, जो गाड़ियों में जाना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो एहतमाम करते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए, उनको किसी पुलिस की से परमिशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। जितने गाड़ी में अलाउ है, वो अपने घर से कहीं जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। अब बहुत हो गया है। अभी मैंने कल बात किया, 5 आदमी मुंबई से आजमगढ़ चले गए। मैंने बोले पैसा देते गए और चल जाते गए, कोई वो नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम। अभी मैं देख रहा हूँ कि ट्रेनों के अंदर जो जा रहे हैं ना जी, कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, अगर इसमें 1000 का जाने का है तो 500 आदमी भेजेंगे, संभाल, कुछ नहीं।
अगर 1000 की जगह तो 2000 जा रहे हैं। ये सब जो है ना सिर्फ जबानी बातें हो रही है। तो ठीक है, इन चीज देखते हुए जितने जल्दी वार फुटिंग हो उन सबको अपने अपने घर जाने देना चाहिए और छोटे छोटे काम शुरू करने के लिए लोगों को परमिशन दिया जाए। जी अबू आसिम आजमी साहब, बहुत जल्दी हम धारावी के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। धारावी से लगातार जो तस्वीर आ रही है वो कोरोना के कहर को बयान कर रही है, क्या कुछ वहां पर खास? धारावी भी ऐसी देखो, धारावी से बड़ा स्लम तो मेरे यहाँ है, मैं मुंबई के अंदर ही है। हाँ। मानकुश शिवाजी नगर वहां भी है। पूरे मुंबई का जितना है कूड़ा करकट डंपिंग वही बना दिया है। पूरे मुंबई में जितने अस्पतालों के जो है डिस्पोजल हैं, आदमियों के कटे हुए हाथ पैर जो बॉडी के हिस्से हैं, रोजाना 12 से 15 टन वहीं जलाया जाता है। हालत बहुत खराब है वहां पर, लेकिन उस जो है वहां बहुत बढ़ रहा है। तो धारावी हो या ये स्लम हमारा मानकुश शिवाजी नगर हो, इन एरिया में सफाई वगैरह का अच्छा ध्यान रहे। हाँ, आप कमिश्नर साहब ने आने के बाद कहा है और सारे स्टेप उठाए हुए हैं। तो इन एरियो में जो बढ़ रहा है ना, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बढ़ रहा है और वो लोग सब बाहर के लोग हैं और ज्यादा मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं। तो ये अगर चले जाएंगे बाहर ना तो ये थोड़ा सा इसमें कमी जरूर आएगी। जी, और आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है हम सबको मुत्तहिद होकर कोरोना से लड़ने के लिए, क्या कुछ और? नहीं, बिल्कुल कोरोना से लड़ने के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है, लेकिन सरकारें मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई हैं। यानी ऐसा है कि जिसे मुर्दे का कफन भी बेच देना, ऐसी हालत है। यानी किसी तरह से हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। अच्छा, रोज देखता हूँ टीवी पे पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे अभी पाकिस्तान भाड़ में गया, हमें क्या लेना पाकिस्तान से? ये दिखा रहे हैं मुसलमान पाकिस्तान को मरने दीजिए, अपनी जगह रहने दीजिए। आप भारतवर्ष में लोगों की हालत क्या वो देखिए पहले आप। ये मीडिया के जरिया सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी बहाने से मुसलमान ला करके मोरदे इल्जाम ठहराना है इनको हर काम में, चाहे कोई काम भी हो। ये खुदा के वास्ते बंद कर दो और डरो। और सारी प्रिकॉशन के बाद एक ही चीज होना चाहिए, अगर आप हिंदू हो तो आप पूजा करो, मैं मुसलमान हूं तो मैं नमाज पढ़ूं। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है जी। और अभी ये जो ताक रातें चल रही हैं, अगर इसमें हम लोगों अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ किया कि मैंने बहुत गुनाह किया, मेरी वजह से अल्लाह ताला ये हो गया है और अल्लाह ताला तू इस वबा को उठा ले अल्लाह ताला, तो मुझे लगता है कि हर आदमी अगर इस काम में लग जाए तो अल्लाह ताला अगर राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह, तो फिर ईद के पहले भी ये चीज खत्म हो सकती है। जी अबू आसिम आजमी साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और बहुत सारे आपके जो नज़रियात थे वो हमारे नाज़रीन के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर महाराष्ट्र से अबू आसिम आजमी साहब, जिनसे हम महाराष्ट्र की जो सूरत हाल है अभी कोरोना से, जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र खासतौर से मुंबई लड़ रहा है, उस पर हम तबादला ख्याल कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।